नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 5 बजे के इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, विपिन, सुमेरा और प्रतिमा। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू में आतंकी हमलों को लेकर पीएम की बैठक के बारे में बड़ा अपडेट आ रहा है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर जानकारियां सामने आई हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर उन्होंने बात की है। एलजी मनोज सिन्हा से भी फोन पर बात की गई है। आतंक विरोधी अभियान को लेकर ये पूरी बातचीत की गई है। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं सामने, वहां पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। डोडा में भी देखिए कल रात एक बार फिर से हमला होने की खबर आई। ऐसे में ये इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। आतंक विरोधी अभियान को लेकर ये डिटेल बातचीत हुई है। जम्मू में आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें पीके मिश्रा पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। इस बीच ये खबर आ रही है, लेकिन अभी जो इस वक्त बड़ी जानकारी है वो ये आ रही है कि अमित शाह से सेना की तैनाती पर बात की गई है और ये कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि हर इंपॉर्टेंट कदम इस मामले में उठाया जाए। और देखिए, जम्मू में आतंकी हमले हुए हैं और अब एक्शन में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। आतंकियों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। गृह मंत्री अमित शाह से भी पीएम मोदी ने फोन पर बात की है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती पर मंत्रणा हुई है। आतंक निरोधी ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली है पीएम मोदी ने। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के तमाम आला अधिकारियों से लगातार खुद मीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे भी पीएम मोदी ने फोन पर बात की है। जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी उनसे भी ली गई है। स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। तो 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं। जम्मू को लगातार आतंकी संगठन निशाना बना रहे हैं और अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग की खबर है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या और जानकारी मिल पा रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण फैसले, उससे जुड़ी अहम खबर आ रही है और साथ ही साथ जम्मू को जिस तरह से बार बार आतंकी संगठन दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या प्लान ऑफ एक्शन सरकार का सामने आ सकता है? क्या अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जम्मू के रियासी में जो आतंकी घटना हुई उसके बाद से जम्मू कश्मीर में तनाव है और पिछले 4 दिनों में आपने देखा भी होगा कि हमारे एक जवान भी शहीद हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 4 दिन से लगातार वह इनकाउंटर भी चल रहे हैं। कई आतंकियों को भी हमारी सेना ने मार गिराया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बैठक की, उस बैठक में हाई लेवल जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी थे वो मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल भी उस बैठक में मौजूद थे, जिनका कार्यकाल आज बढ़ा दिया गया है। लगभग 5 साल के लिए अजीत डोभाल कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अजीत डोभाल भी उस बैठक में मौजूद थे। उसके अलावा पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में कितनी फोर्सेज हमारे जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और ये आतंकी घटनाएं आखिर क्यों हो रहे हैं, वो भी लगातार क्यों हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कई सवाल पूछे कि फोर्सेज की तैनाती कहाँ है, कहाँ कहाँ तैनाती की गई है और इन घटनाओं के पीछे वजह क्या है। तो तमाम जानकारियाँ प्रधानमंत्री को दी गई। प्रधानमंत्री ने उसी बैठक से गृह मंत्री अमित शाह को भी फ़ोन किया, उनसे भी हालात की जानकारी ली, उनसे भी हालात की समीक्षा की और साथ ही साथ जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनको भी फ़ोन करके पूछा गया कि घटनाओं की वजह क्या है। यानी कि प्रधानमंत्री ने 3-4 लेवल पे जानकारी ली है कि इन घटनाओं की वजह क्या है। और जो आपने सवाल पूछा कि अब क्या तैयारी है, तो ऐसे में अब इस बैठक के बाद यही ऐसे सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या अब कोई ऑल आउट ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ किया जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 3-4 लेवल पर बैठक की है और 3-4 लेवल पर आखिर इस घटनाओं की वजह क्या है उसकी जानकारी इस पर नजर रखनी होगी। आनंद, फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया। 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं। रियासी, कठुआ और डोडा को आतंकियों ने निशाना बनाया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी ली है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन इस बीच जारी है। सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन में 4 आतंकी घटनाएं हुई हैं। रियासी, कठुआ के बाद डोडा में आतंकियों ने हमला किया। डोडा के गंडो के कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए। आतंकी वहां से फरार हो गए। आतंकियों की तलाश में डोडा के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। खबर है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना के साथ पुलिस भी डोडा के जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है।
इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादियों की स्केच जारी किए हैं, जिनके भद्रवा, थाथरी और गंडो इलाके में घूमने का संदेह है। पुलिस ने आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया है। आतंकवादियों ने सबसे पहले 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था। आतंकियों ने अचानक बस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 11 जून को आतंकियों ने कठुआ में हमला किया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से भी भारी मात्रा में गोला बारूद, खाने पीने के सामान और पैसे मिले। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले हुए हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आतंकियों को सपोर्ट करने वालों को चेतावनी भी जारी की उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि वो सोच भी नहीं सकते। तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इनको ख़त्म कर देंगे सर। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में आतंक को जिंदा करने की कोशिश में है आईएसआई। पीओके में मौजूद लश्कर कमांडर को जिम्मा सौंपा गया है। अमीन भट्ट, कासिम, सज्जाद, रफीक को जिम्मा सौंपा गया है। रियासी में अबू हमजा को इन्हीं आतंकियों ने भेजा था। पीओके में 17 ट्रेनिंग कैंप, 37 लॉन्चिंग पैड में आतंकी मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट फैलाने की फिराक में। डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पाकिस्तान और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन किया और भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। आतंकवाद पर कोई बातचीत नहीं होगी। 90 के दशक के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। आज की अपोजिशन प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं है? एकजुट होकर के पाकिस्तान को जवाब दो ना। राजनीति क्यों कर रहे हो? देश का प्रधानमंत्री जश्न के अंदर मसरूफ है। जो फारूक अब्दुल्ला तो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। वो मेरे घर के अंदर आकर के मुझे मारे, फारूक अब्दुल्ला के घर के अंदर उसको काटे, तो बातचीत होनी चाहिए कि उसको तनातन गोलियों से भून देना चाहिए। कि उसको पता चलता है जिसके घर का परिवार का कोई सदस्य गया। बड़े एक्शन की मांग करते हैं। मैं कह रहा हूँ जी, बालाकोट का भी बाप करो और पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दो। क्या लगता है सर जी? तो साफ तौर पे आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर लोगों की तरफ से किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जाए। और नीट ग्रेस मार्क्स विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द करने का आदेश दिया गया। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ग्रेस अंक वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प होगा। 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा का विकल्प दिया गया है। दोबारा परीक्षा नहीं देने पर ग्रेस मार्क रद्द हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं पर एनटीए से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 23 जून को ग्रेस मार्क वाले छात्रों की परीक्षा होगी। 30 जून को परीक्षा परिणाम के बाद काउंसलिंग की जाएगी। 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना ठीक नहीं होगा। नीट मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स, री एग्जाम और परीक्षा कैंसिल को लेकर याचिका दाखिल की गई है। जहां पर एनटीए ने ये एडमिट किया कि हाँ, हम ये एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे 23 को। उनका कंडक्ट कराने का कोई तो रीज़न रहा होगा। वेरियस पिटिशंस विच हैज़ बीन फाइल्ड, कई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल हुई हैं इन्हीं ग्राउंड्स पे। तो इन सब चीज़ को कंसिडर करने के लिए हम कोर्ट के सामने आए थे, जहाँ पर एनटीए ने आके खुद ही एडमिट किया कि हाँ, ये हमारी गलती है और हम इसको एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराएंगे। तो ये हमारे लिए एक छोटी जीत ही है। और नीट में धांधली के आरोप के बाद अब भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। नीट अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से टीवी 9 भारतवर्ष ने बातचीत की है। सुनिए इन छात्रों ने क्या कुछ कहा है। क्या डिमांड है आप लोगों की? हाँ सर, हमारी ये है 24 लाख बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, सबसे पहले तो सीबीआई की हम मांग करते हैं। मोदी जी, मोदी गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर सीबीआई प्रॉब चालू करें। दूसरी बात यह है कि इमीडिएटली काउंसलिंग रुकनी चाहिए। कब तक हम लोग
ये बार बार जो लीक हो रहे हैं पेपर या फिर मेन जो धांधली हो रही है, क्योंकि आज डॉक्टर बनने का सपना जब कोई देखता है, गरीब माँ बाप का बच्चा, वो पूरी मेहनत करता है पूरे साल, और लास्ट में आज मान के चलिए 640 630 वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज की गारंटी नहीं है, तो अगर हम लोग पढ़ भी लेंगे और ये धांधली होती रही तो बच्चा कहाँ से रैंक ला पाएगा, कहाँ से कॉलेज ला पाएगा। हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि आप 1563 बच्चों को एग्जाम करा के सिर्फ नहीं निकाल सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि किन बच्चों को पेपर लीक वाला मिल गया है। जिन बच्चों को पेपर लीक वाला मिला है उन बच्चों को आप कैसे निकालेंगे हम लोगों से आगे, जो हम लोगों से पेपर लीक वाले मामले से आगे निकल गए हैं उन बच्चों को कैसे हटाएंगे। और हाँ, आप आज इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे लगा रहे हैं, अगर जिस दिन जहाँ पेपर रखा गया था वहाँ इतनी सिक्योरिटी अगर लगा देते तो पेपर लीक ही नहीं हो पाता ना। अब पेपर लीक हो गया तो आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे भाई, पेपर लीक हो गया। नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में करप्शन के आरोप गलत हैं, तो कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप। और इस बीच अग्निवीर योजना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ प्रावधान बदलने के पक्ष में है सेना ने सर्वे और रिव्यू का हवाला दिया है। योजना से जुड़े लोगों से मांगे गए थे सुझाव। डिफेंस सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। योजना से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे गए थे, जिसके बाद इन बदलावों के लिए सेना ने सर्वे और रिव्यू का हवाला दिया है। अग्निवीर योजना में किस तरह के बदलाव के समर्थन किया गया है, उन पर एक नजर डालते हैं। पहला बदलाव 25% वाले फॉर्मूले में सुधार हो। 4 साल बाद 60% से 70% अग्निवीर रहे। दूसरा बदलाव, अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल हो। तीसरा बदलाव, भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाई जाए, भर्ती की उम्र 17 से बढ़ाकर 22 से 23 साल हो। चौथा बदलाव, ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने पर मदद मिले, सर्विस खत्म होने पर भी विकलांगता भुगतान जारी रहे। पांचवा बदलाव, शहीद होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी मिले, शहीद होने पर परिवार को आर्थिक भत्ता भी मिले। अग्निवीर योजना पर सरकार भी एक्टिव है। पीएमओ ने 10 सचिवों की कमेटी बनाई। कमेटी में बड़े मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं। कमेटी 2 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेगी। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। फिलीपींस के बाद दूसरे देशों में भी भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की होड़ मची है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए कि वो कौन से देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देश की आन बान और शान है। ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर देती है। इसकी खासियत के चलते ही दुनिया के कई देश इसको खरीदने के लिए कतार में खड़े दिख रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। पिछले महीने ही भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की है। भारत और फिलीपींस में 2022 में $375 मिलियन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर समझौता हुआ था। ब्रह्मोस के सीईओ और एमडी एडी राणे का कहना है कि भारत के इस हथियार को दुनिया ने हाथों हाथ लिया है। एडी राणे ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल को पसंद करने वाले देशों की लिस्ट में अब अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका देश भी शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता और स्पेशल फीचर्स की वजह से इसकी डिमांड हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। बढ़ती मांग के बाद मिसाइल बनाने वाली कंपनी का कहना है कि कुछ चुनिंदा देशों को ही वो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी। और कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 100 दिन के एजेंडे पर अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है बैठक।
राजनाथ सिंह ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। आज उन्होंने देश के रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि जो हमारी पहली प्राथमिकता थी वो आगे भी रहेगी। उन्होंने सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात फिर दोहराई। जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद पदभार संभाला। शिक्षा मंत्रालय में जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार भी मौजूद थे। देश के अगले कोयला मंत्री के तौर पर जी किशन रेड्डी ने भी आज कार्यभार संभाल लिया। कोयला मंत्रालय के सभी छोटे बड़े अधिकारी उस वक्त मौजूद थे। और देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान दिया है। हवाई किराए की समीक्षा करेगी सरकार, ये कहा है राम मोहन नायडू ने। और आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को और भी सुलभ बनाया जाएगा। I really can't decide on one decision to bring down the prices, but like I'm saying, it is a very important issue today. My whole intention is to make air travel reach to the common man, and it has happened over 10 years. There have been Udan scheme that has come up. Modi ji has also said Hawai Chappal se Hawai Jahaz tak. So I want to make it a reality for that. For that, prices have to be affordable. Now the market scenarios or the other external factors, COVID, so a lot of different factors have made in improving the prices. So we have to sit down, the department has to sit down, and whenever that thing is happening, my intention or my priority would be from the people of this country that to bring down the prices, and I would sit down with that point of view. और इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर ये कि इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इटली की पीएम ने दिया है विशेष निमंत्रण। आउटरीच देश के रूप में भारत को ये न्योता मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में शपथ लेने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अन्य विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे और भारत तथा वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उधर इटली में G7 समिट के मेहमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले जो बाइडेन का इटली की पीएम ने स्वागत किया। इसके बाद सभी नेताओं के साथ फोटो सेशन हुआ और एक बैठक भी इस वक्त चल रही है। आपको 3 तस्वीरें हम एक साथ दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब पहुंचे तो जॉर्जिया मेलोनी ने उनका वेलकम किया। G7 के नेताओं के साथ फोटोशूट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रो, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी समिट में शामिल होने पहुंचे। तीसरा कार्यकाल की ये पहली विदेश यात्रा है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आउटरीच देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। शिखर सम्मेलन में भारत के लिए ग्लोबल मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ जुड़ने का बेहतर अवसर होगा। पीएम मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय कात्रा और NSA अजीत डोभाल के शामिल होने की संभावना है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन 15 जून तक चलेगा। समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया शहर में आयोजित हो रहा है। समिट में रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। G7 शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, शरणार्थी समस्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। G7 में भाग लेने आए विभिन्न देशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होगी। और इधर राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से त्राहिमाम है। राजधानी दिल्ली इससे अछूती नहीं है। आसमान से आग बरस रही है। ऐसी स्थिति में दिल्ली वालों की मुसीबत को पानी की कमी ने और बढ़ा दिया है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए लोग टैंकर के पीछे अपनी बारी के इंतजार में हैं। कितना पानी मिलता है? 50 डिब्बा मिल जाता है।
रोज ऐसे लाइन में लगते हो? लगता हूँ। एक ही टैंकर आता है तभी वो पूरा नहीं होता है। कितने को मिलेगा, कितने वैसे चले जाएंगे। दिल्ली के ओखला से आई ये तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी भीषण गर्मी के बीच पानी की सप्लाई में भारी कटौती की गई है। लोगों का कहना है कि पहले जहाँ रोजाना पानी के 3 से 4 टैंकर आते थे, लेकिन अब 1 टैंकर ही पानी आ रहा है और उसके बाद पानी को लेकर आपाधापी मच जाती है। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। पानी संकट को लेकर सियासत जारी है, लेकिन पानी की कमी की असली मार तो दिल्ली की जनता ही भुगत रही है। और दिल्ली में गहराते जल संकट के बीच मुनक नहर के पानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। में पानी की भारी किल्लत हो रही है और अब इस पानी की किल्लत में राजनीति भी गरमा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा मुनक नहर में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा है और इस वजह से जो दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां पर पानी की कमी हो रही है और दिल्ली में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो दूसरी तरफ टैंकर माफिया को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि मुनक नहर से पानी चोरी किया जा रहा है और इसको लेकर के अब LG ने जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनको आदेश दिया है कि इस टैंकर माफिया पर लगाम लगाई जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब पुलिस की निगरानी बढ़ाने के लिए जो कहा गया था, पुलिस की निगरानी इस वक्त बढ़ी हुई है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस जो है मुनक नहर के आसपास जहाँ तक ये नहर जाती है वहाँ तक बाकायदा जो है लोगों पर नजर रख रही है, उन टैंकर माफियाओं पर जो पानी की चोरी करते हैं। आप देखेंगे कि अब वहां पर दिल्ली पुलिस के SHO भी जो हैं वो भी नहर के किनारे बाकायदा गश्त करने निकले हैं। ये कच्ची पटरी है जिनकी तरफ हम बता रहे हैं कि जो कहीं कहीं बोरवेल लगा हुआ है, अब उनकी जांच करने के लिए SHO बवाना भी गाड़ी से आपको साफ तौर पर नहर के दूसरी तरफ नजर आ जाएंगे। और एक तरफ दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, दूसरी तरफ जर्जर और खराब पाइपलाइनों की वजह से हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में इस वक्त पानी की किल्लत चल रही है और जो पानी आता है वो इस तरह की पाइपलाइंस के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत दो तरफा है। एक तो पीछे से पानी कमाने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि जो पानी आ रहा है वो क्या लोगों तक पहुँच पा रहा है। तो देखिए दिल्ली जल बोर्ड का ये पूरा पाइपलाइन है, सप्लाई लाइन है, सामने उसका बोर्ड भी लगा हुआ है और देखिए जो पानी की सप्लाई है वो इस तरीके से लीक हो रही है। करीबन ये 10-12 फीट का ये हिस्सा ही अगर हम देखें इस पाइपलाइन का तो इतना जर्जर हो चुका है कि हर 1 फुट की दूरी पर आपको पानी का रिसाव नज़र आएगा। और ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ITO के पीछे अमर कॉलोनी के पास की है और ये कोई नई लीकेज नहीं है। आप देखिए मेरे साथ में एक शख्स मौजूद यहाँ पर रहते हैं। कब से रह रहे हैं सर? हम तो 5 साल से देख रहे हैं इसको। 5 साल से? जी 5 साल से हर जगह आगे भी टूटा पड़ा है। हाँ। ये लाइन वहाँ से आगे तक गई है, हर जगह टूटा पड़ा रहता है। काफ़ी पुराना पाइप? जी जी। तो वो जो आते हैं जल निगम के लोग आते हैं तो उसको खाली रिपेयर करते हैं, बदला भी रिपेयरिंग कर देते हैं, बदला को कोई नाम नहीं लेते हैं। कहते हैं अभी यहाँ बन रहा, वहाँ बन रहा, हर जगह टूट रहा है। शरद पवार ने 4 महीने में सरकार बदल देने का दावा किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में विपक्षी दलों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। अब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि 4 महीने में विपक्षी दलों की सरकार बनने वाली है। उसके बाद किसानों और मजदूरों की समस्याएं हल हो जाएंगी। लोकांना वेळ घ्यायची, ते प्रश्न मांडायचे, काही करता आलं तर करा असा आग्रह करायचा. काही गोष्टी होती चांगली गोष्ट ज्या राहतील ते 4 महिन्यांचं. इन सब के बीच ये तय किया गया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी की उम्मीदवार होंगी। राज्यसभा के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर वायरल चिट्ठी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है विवाद, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस चिट्ठी की वजह से यूपी की सियासत गरमाई हुई है। इस चिट्ठी पर पुलिस विभाग की सफाई से विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। पुलिस विभाग ने कहा कि ये चिट्ठी गलती से जारी हो गई। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से है।
इसी के संबंध में लेटर जारी किया जाना था, जो गलती से मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। इसी चिट्ठी को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर भी विचार किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा, ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और ना ही संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। बीजेपी सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई है। पेमा खांडू ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। सीएम पेमा खांडू के साथ 11 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। चौनामीन अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। अरुणाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पीडी सोना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीयूराम वाहगे, पूर्व सीएम कलिखो पुल की पत्नी दासंगलू पुल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पेमा खांडू मंत्रिमंडल में 8 नए चेहरों को मौका मिला है। खांडू कैबिनेट में दासंगलू अकेली महिला मंत्री है। पेमा खांडू का शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें जीतकर बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी है। सीएम पेमा खांडू तवांग के मुक्तो सीट से फिर से निर्विरोध विधायक चुने गए हैं। एक दिन पहले ही सर्वसम्मति से उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। उसके बाद पेमा खांडू ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। चंद्रबाबू नायडू ने कल चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज परिवार के साथ तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे और मंत्रिमंडल के सदस्य नारा लोकेश भी मौजूद थे। नायडू अपने परिवार के साथ विशेष रास्ते से होते हुए मंदिर में पहुंचे। मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने नायडू का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, उन्हें तीर्थम और प्रसाद भेंट किया। नायडू जिस वक्त श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे थे, वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। लोग नायडू को चुनाव में बड़ी जीत की बधाई देते नजर आए। कुछ लोगों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देने की भी कोशिश की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ अमरावती लौट गए, जहां आज वो अपना कार्यभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचने के बाद शिक्षक भर्ती, भूमि स्वामित्व अधिनियम को रद्द करना और कल्याणकारी पेंशन को बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह करने समेत कई फाइलों को मंजूरी देंगे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।